क्या कमाल का गाना है। ज़रा ज़रा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मेरे ख्याल से रेडियो का सबसे हाईएस्ट प्लेड गाना है वो। जिस दौर में मैंने फिल्म लिखी थी मैं इतना बिजी था कि देयर वाज द टाइम 110 फिल्म आई वाज डूइंग एट ए टाइम। 110 फिल्में, 60 पिक्चर आनंद मिलिंद और 45-50 पिक्चरें नदीम श्रवण के साथ। आपके हर गाने पर मैं और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान अपनी व्यक्तिगत कहानियां सुना सकते हैं। कितने लड़कों ने भाई साहब अपने घर में जूते खाए आपकी वजह से, क्योंकि आपने तो गाना लिख दिया वो जाने जाना। सलमान खान ने फटवा ली जीन्स, अब वहां फटे कपड़े पहनना वर्जित था, पर लड़कों ने लेके ब्लेड धर के काट ली जीन्स। अब जीन्स बाप खरीदवाता था इस बिना पर कि 3 साल 4 साल ये पैंट चलेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बड़ा काम आसान कर दिया आपने हमारा। अब किसी लड़की से हमको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आई लव यू। गाड़ी में उसके साथ जाते हैं, गाना लगा देते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। तो मेरे गानों ने क्या क्या किया है ये तो जब तुम लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है। मैं कानपुर से हूँ। मैं प्रयाग का हूँ। समीर जी मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मैं कानपुर में लड़के बड़े भावुक कहे जाते हैं। नहीं, कानपुर में लड़के भावुक होते हैं क्या? बाकी जगह क्या पत्थर दिल होते हैं? 56 साल वाले भी उतना ही आपके गाने गुनगुनाते हैं और मैं 25 की हूँ, मैं भी वैसे ही गुनगुनाती हूँ। मेरा भाई जो कि 18 है वो भी ऐसे ही गुनगुनाता है और मेरा जो नेफ्यू है वो भी आपके गानों पे थिरकता है। वो मात्र 7 महीने का है। देखो एक तो बात है ध्यान रखना कि अभी तुम्हारा भी बेटा होगा वो भी यही गाएगा। साल 2003 में जब आपकी फिल्म आती है तेरे नाम, और उसमें एक गाना था तुमसे मिलना बातें करना, तो मैंने एक लेटर लिखा और उस पर वो गाना लिखा। उसके बाद वो लेटर पहुंचा मेरे पिताजी को और फिर पिताजी ने मारा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस गाने में ऐसा प्रेम मोहब्बत था ही नहीं, तो मारे क्यों गए? तो तुमको लगा कि इसमें रोमांस नहीं, बट पिताजी तुम्हारे रोमांटिक रहे होंगे तो उन्होंने समझ लिया और इसीलिए तो तुम पैदा हुए, वरना तुम पैदा कैसे होते? मुझे आपका लिखा एक मुखड़ा याद आया जो फिल्म में नहीं लिया गया। जुल्फों के साए रुख पे गिराए, शैदाई मेरे दिल को बनाए, शबनम के मोती पल पल पे रोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। इतना बड़ा गाना बख्शी साहब का, और इसने पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिक बनाया। हिमेश को मैंने बोला मेरे भाई प्लीज इस पे मत गाना बनवा, नहीं मुश्किल हो जाएगी, मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाऊंगा। क्या आपका भी कभी दिल प्रेम में टूटा है? अगर टूटा है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अरे यार ये तो तुमने ऐसा सवाल कर लिया कि एक आदमी डॉक्टर बन गया और तुम्हें पूछो कि आपने कभी कोई दवा देखी है? आपने देखे होंगे कि एआई के जरिए आवाज निकाल दी जाती है, आवाज बना दी जाती है। आप उसको कैसे देखते हैं एआई को? देखो एआई सब करेगा, एआई के अंदर दिल नहीं है जो धड़केगा। एआई के अंदर वो समीर नहीं है जिसने जिया है, जिसने प्यार किया है। कि उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे? ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे? तो सुपरहिट मुकाबला में गाना आता था जीत का, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अब समय संस्कारी हो चला था घर वालों की नज़र में। उनको ये नहीं पता था कि एमटीवी रात में भी आता है और एफटीवी भी आता है, तो हम लोगों को दाएं बाएं भेज दिया जाता था कि अभी बाहों में कसमसाने का वक्त नहीं है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम कैसे सिद्ध करनी है वो सीख लो। एवरी सॉन्ग रिटन बाय यू। और ये चूँकि मेरे पास माइक है, मंच है, तो मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, पर मुझे ये गुमा है कि मैं करोड़ों नौजवानों को जो 80, 90, 2000 के दशक में किशोर वय को पाते हैं, जिन्हें मोहब्बत की शय थोड़ी बहुत समझ में आती है, हम सब ने ये महसूस किया। तो थैंक यू सो मच बेटा। और जैसा तुमने कहा ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस विषय में जो तुमसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में किसी कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में मेन चीफ गेस्ट बन के गया था। जब वो ख़त्म हुआ कार्यक्रम तो सारे बच्चे, जैसे आज यहाँ सारे बच्चे नौजवान बच्चे बैठे हैं, वो सब मुझे घेर लिए। उन्होंने कहा सर आपसे एक बात करनी है। हमने कहा बोलो भाई क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए पहले जब हमको हाई होना होता था ना तो हम ड्रग लेते थे। अभी आशिकी के रिलीज़ के बाद
हमको ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल आपका म्यूजिक लगा के लाउड करके गाड़ी में सुनते हैं और हम पहुंच जाते हैं जहां हमको पहुंचना होता है। उस दिन मुझे लगा कि म्यूज़िक क्या क्या करता है। और वहीं कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बड़ा काम आसान कर दिया आपने हमारा। अब किसी लड़की से हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आई लव यू। गाड़ी में उसके साथ जाते हैं, गाना लगा देते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। तो मेरे गानों ने क्या क्या किया है ये तो जब तुम लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है। अब लोगों का ये आरोप ये भी है कि सर ये जो आप लिखते हैं तो क्या आपने खुद भी सब ये सब किया है? अब इसका जवाब मेरे पास कोई होता नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम गाने तो कहानियों के लिए लिखते हैं, किरदारों के लिए लिखते हैं। हम कभी कूली बन जाते हैं, कभी शायर बन जाते हैं, कभी टपोरी बन जाएंगे, कभी मवाली बन जाएंगे। तो हमको तो बहुत से रंगों में रंगना पड़ता है। नहीं, पर सर एक बात और है, मुखौटे कितने भी हों पर वो लगाने चेहरे पर ही पड़ते हैं। डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, और ये श्रोताओं शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों हमसे कुछ नौजवान मिलने आए और उन्होंने कहा कि जो दृष्टि बाधित हैं वो भी आपका कार्यक्रम सुनते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा, और मैं उस पर अमल कर रहा हूं, कि जब भी आपके मेहमान आए तो आप उनकी कदकाठी के बारे में भी बताएं कि उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे हैं। जैसे ब्लू से कलर का पैंट पहन रखा है, हाफ जैकेट, नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, जिसकी जैसी श्रद्धा मान ले, फुल कमीज़ पहन रखी है, पुखराज वाली एक अंगूठी है, एक एप्पल की वॉच पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है, खूबसूरत सी फ्रेंच कट दाढ़ी है और बाल सुलभ मुस्कान है और पाँव में स्पोर्ट्स शूज़ हैं। जी, तो हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं वो सबसे पहले वो 3 सवाल जानना चाहेंगे जो आपके पिता ने आपसे पूछे। यहाँ क्यों आए हो, जन्नत की हकीकत क्या है, और एक आखिरी शर्त क्या है। ज़रा वो सवाल बताइए साहब। देखो, जैसा तुमने कहा कि पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊं और मैं गीतकार बनूं। अनजान साहब, महान गीतकार, मशहूर गीतकार। तो अब उनके आदेश की अवहेलना की थी मैंने। उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया, मैंने BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी से M.Com किया, उसके बाद बैंक में नौकरी की, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद मैं आ गया और 1 साल तक मैं गुमशुदा ज़िंदगी जी रहा था। उनको पता भी नहीं था कि मैं उस शहर में हूँ। खैर, कहीं से जब पता चला तो बुलावा आया कि आ जाओ। इतना अबोला था, पर उनको कैसे नहीं पता कि आप, या आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही जाके मिलने की? नहीं, मेरी ज़रूरत कि मैं घर उनसे, से कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं कि? नहीं, तो वही चिट्ठी जब गई, माँ ने जब खत लिखा कि मेरा बेटा 1 साल से मुंबई में है, आपने उसकी कभी खोज खबर नहीं ली, कभी तो मिलिए उससे। तब उन्होंने मेरे किसी रिश्तेदार से बात करके पता करवाया कि मैं हूँ कहाँ पे, और वो रिश्तेदार मुझे लेके गए। और वो आज भी जब मैं वो लिंकिंग रोड से गुज़रता हूँ ना, तो वो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, पाम्पोस नाम था उसका, अभी भी वो है, बहुत छोटा उसका आकार हो गया है। और वो महबूब से कोई गाने की रिकॉर्डिंग करके लौटे थे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, भाई रिश्तेदार से मिले, हेलो हाय हुई। उसके बाद बोले अब आप जाइए, मुझे इनसे एकांत में कुछ बात करनी है। अब जैसे तुम बैठे हो वैसे वो बैठ गए, मैं ऐसे बैठ गया, और मैं संघर्ष की आग में पूरी तरह से जला हुआ था। क्योंकि उस दिन मुझे याद है, वो जो शर्ट मैंने पहनी थी वो मुंबई के फुटपाथ से ली हुई शर्ट थी 10 रुपए की। और वो देख के उनको अंदाज़ा लग गया कि ये बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है। वो मेरे पिता जो बहुत ही महान, जिनको मतलब मैं अगर बताऊं कि हम कम से कम 10 जन्म लेके भी लिखेंगे तो वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। और बहुत बड़े फिलासफर भी थे वो देखते ही आईने में मुझे उतार लिए कि ये किस दौर से गुज़र रहा है और ये क्या सोच रहा है। खैर, उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम मुंबई मत आओ, मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आए, चलो अब तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, तुमको अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी है,
अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब तुम्हें देने होंगे, और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुमको अपने पास रखूंगा, वरना ज़िंदगी तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। और मैं ये सोच के गया था क्योंकि मैं नाराज़ बहुत था, क्योंकि कई रातें मैं भूखे सोया हुआ था, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं इस आक्रोश में था कि आज ये जो भी पूछेंगे 2 टूक जवाब दूंगा। अब मैं इम्तहान देने बैठ गया। पहला सवाल ही ऐसा आया कि मेरी पूरी सोच उलट पलट गई कि यार इस मौजू पे ये सवाल करने का क्या मतलब है। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया था। मैं 2 मिनट का पॉज था मेरा कि यार अब ये सवाल यहाँ क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बोला हाँ किया था। तो उनका चेहरा जरा और तमतमाया और उन्होंने पूछा क्यों प्यार किया था। तो मुझे लगा कि शायद इनको गुस्सा होगा कि यार तुम पढ़ाई लिखाई की तुम्हारी उम्र थी कि तुम प्यार कर रहे थे जब पढ़ना लिखना था। तो मैंने कहा पापा जब कोई प्यार करता है तो कुछ सोच के, भाई वो टाइटल सोल्जर है, उस पर मैं रोमांटिक गाना क्या लिखूं। जैसे सांवरिया जब मैं लिख रहा था संजय लीला बंसाली की, तो उन्होंने बोला कि सर आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि आप, क्योंकि ये फेमिनाइन वर्ड है सांवरिया, तो लड़का कैसे सांवरिया गाएगा, आप एक गाना ऐसा लिखिए कि वो सांवरिया लड़का गाए। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गाना अब चला भी था उस पिक्चर का। तो जब इस तरह के चैलेंजेज आते हैं, और मुझे याद है सोल्जर गाना बना कैसे। अब हम तकलीफ में आ गए, मैं और आप जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे, टाइटल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, सांवरिया की बात कर रहे हैं। तो जब सोल्जर पे ये आया चैलेंज कि इस पे रोमांटिक गाना लिखना है, तो अन्नू मलिक और मैं हम लोग जा रहे थे, लोनावाला में सिटिंग थी। अब्बास मस्तान ने कहा कि हम वहीं सिटिंग करेंगे। उनकी काफ़ी फिल्मों की सिटिंग हम लोगों ने आउट ऑफ बॉम्बे जाके किया। तो गाड़ी में जा रहे थे। अब मैं परेशान कि इस पर मैं लिखूं क्या। तो मैंने बोला एक काम करो, भूल जाओ, थॉट वाट जो आएगा वो आएगा, पहले ये सोल्जर का काफिया ढूंढो। तो उसका काफिया मिले नहीं, बड़ी मुश्किल से बोल कर मिला। तो हमने बोला भाई एक काफिये से कैसे गाना बनेगा। फिर अन्नू, जैसे ही मैंने बोलकर बोला तो अन्नू ट्यून बनाना शुरू कर दिया। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, फिर अब आगे दिल को चुरा ले गया। फिर वो लाइन बड़ी मुश्किल से आई कि आगे पीछे डोल कर, वो टुकड़ा जैसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला अब ये गाना बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब आप जाते हैं ना, तो कितने चैलेंज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने एक जिक्र छेड़ दिया है, तो इस तरह जी हर दिल जो प्यार करेगा, अब वो इतना मशहूर गाना, हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में, राज कपूर का गाना। अब उसने टाइटल रख दिया, ये संगम का है। हाँ ये संगम में था ये गाना। हाँ ये हर दिल जो प्यार करेगा वो का गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचान। अब साजिद नाडियाडवाला ने नाम रख दिया पिक्चर का, हर दिल जो प्यार करेगा। अब मैं इस मुश्किल में कि इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा। शैलेंद्र ने इतनी कमाल की बात लिख दी थी। तब देखो लिखने के तरीके कैसे होते हैं। मैंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि यार साजिद ये तुम टाइटल गाना मत लिखो, बाकी जो गाने हैं मैं लिख देता हूँ, बट टाइटल गाना मत लिखो। नहीं यार ये तो चाहिए ही चाहिए, फिल्म का इतना रोमांटिक टाइटल है, वो गाना तो चाहिए। तो मैं जीने लगा कि लिखा लाइन क्या है। कहता है कि हर दिल जो प्यार करेगा। तो मैं खुद से सवाल करने लगा। मैं रात को लेटा हुआ था, तो मैंने बोला कि यार ये लाइन है कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो क्या, अब खुद से सवाल कर रहा हूँ, खुद से जवाब मांग रहा हूँ कि बोल भाई क्या होगा। तब उसमें से वो लाइन आई कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो अब देखो कहाँ से गाना बनता है, ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं होती, क्योंकि बच्चे या बाहर के लोग सुन लेते हैं, उनको लगा तो आसानी से गाना बन गया। कम से कम 15 दिन मुझे लगा इस लाइन को ढूंढने के लिए कि ये मेरी उलझन का इलाज क्या होगा। फिर एक और आया चैलेंज मेरे सामने, आशिक बनाया आपने,
दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। इतना बड़ा गाना बख्शी साहब का, और इसने पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिक बनाया। हिमेश को मैंने बोला मेरे भाई प्लीज़ इस पे मत गाना बनवा, नहीं मुश्किल हो जाएगी, मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाऊँगा। उसने बोला सर आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऐसी ट्यून बनाऊँगा और ऐसी जगह ये आशिक बनाया आपने लेके आऊँगा ना कि दुनिया में कोई आपसे कभी पूछेगा भी नहीं कि यार ये आपने उस गाने के जवाब में क्या लिख दिया है, क्योंकि मैं वो पूरा माहौल ही चेंज कर देता हूँ। और तुमने वो गाना सुना होगा, आशिक बनाया आपने, तो उसका इस गाने से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार फंसती है, तो हम कैसे निकलते हैं उससे बच बच के, ये उस सिचुएशन में जाने के बाद ही पता चलता है। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो लाइफ में हमेशा आगे चले जाते हैं। काश बचपन में मुझे स्पीकएक्स ऐप मिल जाती। स्पीकएक्स में एक सिचुएशन में जाने के बाद ही पता चलता है। इंटरेस्टिंग। कई लोग ये कहते हैं कि साहब समीर साहब ने बहुत लोकप्रिय गाने तो लिखे, कर्णप्रिय धुनें, लोकप्रिय गाने, कविता नहीं है उन गानों में बड़ी खूबसूरत। मैं अभी इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो देवदास का आपका गाना है मोरे पिया, आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ दूं। हाँ बिल्कुल। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था, रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था, रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झिलमिलाते जुगनू की बारात, सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे पड़ी ढफली पर थाप, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहाँ से रास रचाने आया छैला गिरधारी। इट्स अ ब्यूटीफुल पोइट्री। क्या होता है ना रटा, देखो वो लोग इस तरह की बात कर, मैं हमेशा बोलता, इवन बख्शी साहब ने लिख ही दिया गाना, मैं शायर तो नहीं। भाई मुझे शायर बनाने पे क्यों आमादा हो यार, मैं नहीं हूँ शायर, मैं एक आम आदमी जो रास्ते पे चलता हुआ आदमी है उसका एक गीतकार हूँ। मैं कुछ नहीं लिखता, केवल उसके दिल की बात लिखता हूँ। मैं हमेशा इसीलिए हम इंडस्ट्री में मेरे आने का मकसद यही था कि मुझे लिटरेचर नहीं लिखना था, मुझे वो लिखना था जो एक ऑटो चलाते हुए आदमी गाते हुए गुजर जाए तो मैं समझ लूँ कि मेरी शायरी जो है सबसे बड़ी शायरी यही है। और सवाल ये भी है बेटा कि शायरी की डेफिनेशन क्या है, शायरी क्या है? शायरी वो है जो आप लिखो और किसी की समझ में नहीं आए। असली शायरी तो वो है जो कॉमन आदमी जिसको गाए। आवाम जो है ना, ये जो जनता बैठी है ना, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये सबसे बड़े जज हैं। इन्होंने जिस चीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, तो सबसे बड़ी शायरी वही है। आप गालिब से लेके, मीर से लेके, जौक से लेके आप सब देखो, जब उनके जो सबसे आसान शेर हैं ना, वही आज तक लोगों को याद है। तो हमारी तो कोशिश शुरू से, मैं तो आनंद बख्शी का मुरीद रहा। मैंने तो ज़िंदगी में पहला गाना जब वो सुना जहाँ से मेरे लिखने की तलब बढ़ी कि ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, राजा जानी, ख़त्म हो गई बात। मेरे लिए सबसे बड़ी शायरी यही थी। तो मैं लोग मुझे बार बार ये कि आपके गानों में अरे भाई पोइट्री क्या होती है? पहले पोइट्री की डेफिनेशन बताओ मुझे। पोइट्री जिसको तुम कहते हो कि ये लिटरेचर है, ये शायरी है, तुम्हारी सोच के हिसाब से होगा। मेरी शायरी वो है जो आवाम गाती है। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल से। और मैं जब खुद थिएटर में जाके बैठ के जब बच्चों को थिएटर में रोते हुए देखता हूँ ना, तब मेरे दिल को जो तसल्ली होती है कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार कर जीता था, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जब उस पर रोते हैं लोग ना, तब मुझे लगता है कि मेरी शायरी सार्थक ये हुई है। ये मैं चाह रहा था कि बात ये मेरी नहीं करता, मैं उनके दिल को टटोलता हूँ, क्योंकि किरदार वहाँ वो जी रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी शायरी यही है और मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। जी, आप ये कह रहे हैं और मुझे रंग फिल्म का गाना याद आ रहा है। और ये फिल्म बड़ी ख़ास है हम सबकी स्मृति में, क्योंकि
ये फिल्म आई और इसके कुछ वक्त के बाद दिव्या भारती का निधन हो गया। उसके पहले दीवाना आई थी, शोला और शबनम आई थी जो उनकी फेट फिल्में हैं। तो वो रंग फिल्म में सुंदर से भारतीय परिधान में, और जो दिव्या भारती की आखिरी तस्वीर रिलीज़ हुई उसमें भी वो लाल जोड़े में है। और वो क्या ही कितना खूबसूरत वो गाना है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो बेटा ये जो तुम बोल जागी रहे हो जागी ना, सोऊं सोई सोई जागूं, मिलने की तुझसे दुआएं मांगूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम सबको ये गाने अनायास याद हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने इनकी किताबें पढ़ी और वो इतनी कोई बार वो याद कान में किया, वो हाँ। और वो इसलिए याद है क्योंकि वो जज्बा कहीं है तुम्हारे अंदर। जी बिल्कुल। हर नौजवान दिल के अंदर वो जो दिल है ना, वो धड़कता भी है। वो कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है कि रख दिया गया है ऐसे ही। तो भाई मैं तो बोलता हूँ, जब मैं शैलेंद्र की बात करता हूँ, जिनको आप लेजेंडरी बोलते हो, साहिर की बात करता हूँ, शैलेंद्र का जो गाना तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, वो इसमें कौन सी भाई, कितनी सिंप्लिसिटी से वो आदमी अपनी बात कहता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इसमें क्या तूफान खड़ा हो गया भाई। इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको लगता है बहुत बड़ी सीधी सी बात ना मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल तो वाला। अब उस वक्त किरदार ऐसे होते थे, कहानियाँ ऐसी बनती थी। तो वो हम जब आए तो वो नौजवानों का वक्त था 90s, जो जब जहाँ से मेरी एंट्री शुरू हुई, वो मैं जो जी के आया था, जो जवानी जो मैंने जी थी अपने कॉलेज में, स्कूल में, जो कुछ हम लोगों ने किया, आशिकी जब आई तो वो सारा जो अंदर का था वो सब बाहर आया। अब बाहर आया और फिर सब लोग कहीं ना कहीं उससे आइडेंटिफाई करने लगे। उनको लगने लगा, जब मैं आया तब बजरू साहब भी थे, बख्शी साहब भी थे, मेरे खुद के स्वर्गीय पिता अनजान भी थे, इंदिवर भी। उनके बीच से तुम देखो, मैं बोलता हूँ 80 से लेके आज तक भी मैं अगर कहूँ तो ये जाति नहीं होगी, उस सर्कल के अंदर जितना काम बख्शी ने किया या मजरू साहब ने किया, इन लोगों ने किया, उस सर्कल में आज तक कोई दूसरा गीतकार मेरे सिवा पहुंचा नहीं। कोई तो वजह होगी, ऐसा तो नहीं है हजारों लोग आए। 45 साल के मेरे करियर में ऐसा तो नहीं था कि मैं अकेले ही आया था। 80s में जब मैंने शुरू एंट्री ली तो मेरे साथ कम से कम 50 राइटर तो थे, 60-70 राइटर। वो कहाँ गए, क्यों नहीं आए बाहर? कोई तो वजह रही होगी ना। ऐसा तो नहीं था कि उनको लिखना नहीं आता था, उन्होंने भी कुछ हिट गाने लिखे गए। मगर क्या होता है ना, वो जो शेर है ना कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है प्यारे। सवाल इसका नहीं है कि आप एक मकाम तक पहुंच गए तो बहुत खुश हो गए, ये नहीं 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 नहीं। पहुंचना तो ठीक है, एक जद्दोजहद होती है, आदमी पहुंच जाता है। ठहरे कितनी देर, आप ये ललन टाप चला रहे हो, ये कितने साल से चल रहा है, ये आपकी काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मजाक से चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें लगी हैं भाई, बहुत सारी जद्दोजहद है, तब जाके यहाँ तक ये शो चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शायरी और ये जो बकवास लोग करते हैं ना, अब अगर तुमको 40 साल पुराना गाना आज तक उसके वर्ड्स याद हैं तो यही उसका सबसे बड़ा असर है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तो ऐ दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। हाँ? क्या कमाल का गाना है। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। तुमने एक ऐसी पिक्चर का जिक्र कर दिया है, स्टेडियम, मेरे ख्याल से रेडियो का सबसे हाईएस्ट प्लेड गाना है वो, ज़रा ज़रा महकता है। जी जी। मैं तुमको बताऊं, ये किसी को यकीन नहीं होगा, ये पूरी पिक्चर रहना है तेरे दिल में। जिस दौर में मैंने फिल्म लिखी थी, मैं इतना बिजी था कि देयर वाज द टाइम 110 फिल्म आई वाज डूइंग एट ए टाइम। 110 फिल्म, 60 पिक्चर आनंद मिलिंद और 45-50 पिक्चरें नदीम श्रवण के साथ। और मैं सुबह मेरे ख्याल से 10 साल में केवल 3 से 3.5 घंटा सोया हूँ बस। मैं नींद में भी होता था ना तो मेरे मुखड़े मुझे दिमाग में आते थे। मैं चल भी रहा हूँ, कोई ऐसा गाना रहा कि आप नींद से उठे और आपको कुछ ध्यान आ गया? एक दो नहीं, कम, जैसे मतलब कई बार तो बीवी बिस्तर से उठ के चली गई कि आप यही करते रहो रात भर।
आपके पास सोने का कोई मकसद नहीं है। आप हमारी भी नींद खराब करोगे, आपकी तो खराब हो चुकी है, आपका तो कोई इलाज नहीं है। मैं रात को सोए सोए, अभी वाइफ बगल में सोई है, अब मैं लिखूं तो कैसे लिखूं। अच्छा, अब धीरे से मैं मोबाइल की लाइट ऑन करता था और उस पर पेपर पे लिख लूं। कई बार मोबाइल पे नोट्स पे लिख लेता था, कई बार कुछ पेपर। अच्छा, मेरा ऐसा है कि जब वो फ्लैश आया और अगर मैंने लिखा नहीं तो गया। कोई उदाहरण बता सकते हैं? बहुत, अब वो मुझे मुखड़े याद ही नहीं है तो मैं तुमको कैसे याद दिलाऊं। बहुत खूबसूरत लाइन सूझी, मगर हमारे डर के कि यार अब ये फिर उठेगी, फिर चिल्लाएगी मेरे ऊपर, तो बेहतर है कि जाने दो, अभी आया गया जाने दो। तो कितने मुखड़े। अच्छा, चलते चलते अभी ये गाना जो है जो तुम ज़रा ज़रा की बात कर रहे हो, तो उस दौर में वासु भगनानी ने मुझे बोला, नहीं समीर जी, उनकी सारी फिल्में मैं लिख रहा था ये, और वो म्यूजिक डायरेक्टर था चेन्नई में, हरीश जयराज। हाँ, हरीश जयराज। और मैं 2 घंटे के लिए मुंबई से निकल जाऊं तो 3 फिल्मों के गाने अटक जाएंगे। हाँ, वो बेचारे इतनी मोहब्बत से मुझे बोले कि नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने बोला एक ही शर्त है, आप अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करो, मैं चलूँगा, उस दिन पूरा लिख के और रात की फ़्लाइट से वापस आ जाऊँगा। लास्ट गाना मैंने उसमें लिखा था वो सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे। और सबसे मुश्किल हुई थी ये गाना लिखने में ज़रा ज़रा, क्योंकि उसकी तुम कंपोजिशन देखोगे ना तो उसमें ब्रेक कहीं है ही नहीं है। अरे मैंने बोला भाई कहीं रुकेगा कि कब तक चलते ही जा रहा, ज़रा ज़रा महकता है आज दो मेरा बदन नजासी। अरे हमने बोला कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है इसमें। मगर लकीली वो जो डायरेक्टर था ना, एक तो हिंदी नोइंग था, उसने कहा कि सर ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये कहानी लिखते जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा विजुअल क्लियर है, आप विजुअल मैं आपको बोलूँगा और लफ्ज़ आप देते जाओ और ये गाना बन जाएगा। और वो गवाया भी किससे मालूम है? बॉम्बे जयश्री। हाँ, बॉम्बे जयश्री से एक ही गाना। हाँ, वो जबकि उनका नाम बॉम्बे जयश्री इसलिए है क्योंकि बेसिकली थी बॉम्बे से, चेंबूर की थी शायद, और वो जाके चेन्नई में सेटल हो गई, तो वहाँ उनको लोग बॉम्बे जयश्री नाम से ही बुलाने लगे। बहुत कमाल की सिंगर, क्लासिकल बेस्ड सिंगर थी, बट उस गाने का गुड लक था कि उनकी आवाज़ गाने को यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हाँ, हम यार भीग जाएं। वो के जब वो गाना गाता था स्टेज पे परफॉर्मेंस में गाता है, जब अभी तो बेचारा नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, सच कह रहा है दीवाना, मैंने देखा है बच्चे पागल हो जाते। जैसे अभी मेरी एक पिक्चर तुम देखो, ये जो पहले लगी थी तो म्यूजिक उतना नहीं चला, सनम तेरी कसम जी, वो उसके गाने इस वक्त ट्रेंडिंग पे नंबर 1 है। और वो गाना जो उसमें गाना है तो खींच मेरी फ़ोटो पिया जी, वो जब वो गाना चला, आ बेटा सेल्फी ले ले रे, अब मेरे गले लोग पड़ गए कि सर एक गाना तो लिखना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर। अरे मैंने बोला यार हो गया ना भाई, आ बेटा सेल्फी ले ले, बोले नहीं। तब मुझे वो थॉट लेके हिमेश और हम बैठ के करते करते कि तो खींच मेरी फ़ोटो पिया। तो इस तरह के चैलेंजेस, तो वो पूरी पिक्चर रहना तेरे दिल में मैं 8 घंटे में लिख के आया था सर, सारे गाने 8 आवर्स। तुम सोचो मेरे दिमाग की नसें कहाँ रही होंगी कि, और मैं ये इस तरह से बैठा हूँ कि इसको किसी भी तरह मुझे ये ख़त्म करना ही करना है जी। तो होते हैं इस तरह के चैलेंजेस, क्या कर सकते हैं, यही तो है, यही तो, इसी को तो आजमाइश और इम्तहान बोलते हैं। आप इन चैलेंजेस की बात कर रहे थे और मुझे आशिकी याद आ गई है। आशिकी, साजन, ये सब बड़े बहुत रफ्तार में लिखे गए गाने हैं। बहुत मतलब नदीम का ये हाल था कि वो ऐसे ही घड़ी देखते रहते थे। 15 मिनट जहाँ कंप्लीट हुआ, पंडित जी 15 मिनट हो गया। अरे मैंने बोला भाईजान आप मुझे कंप्यूटर समझ के रखे हो भाई, कि आपने बटन दबाया गाना निकल आएगा, 15 मिनट हो गया का क्या मतलब। अच्छा, और मुझे भी ये सिचुएशन थी कि अभी आनंद मिलिंद की सीटिंग करनी है, अनु मलिक की करनी है, जतिन ललित की करनी है, वो एक लंबी लाइन फहरिस्त रेडी है रोज़ की। यहाँ से निकले, वहाँ लिख रहा हूँ कव्वाली, वहाँ लिख रहा हूँ आइटम गाना, वहाँ लिख रहा हूँ रोमांटिक गाना, वहाँ लिख रहा हूँ सैड गाना। मैं तुमको यकीन दिलाऊं, उसी बीच एक डब फिल्म लिखने का निमंत्रण आ गया कि लिख रहा हूँ। इतना करीबी दोस्त था मेरा, उसने रात को मुझे 12 बजे पकड़ा।
बोला सर हम खाना सब आपका मेरे घर पे, मैं आज आपको रात को जाने नहीं दूंगा, ये मेरी कल है पिक्चर रिलीज और डब पिक्चर। तुमको मैं बताऊं 16 गाने मैंने, मेरे ख्याल से रात को हम बैठे 12 बजे, सुबह 5:30 बजे मैं उसके 16 गाने कंप्लीट करके लिख के निकल गया वहाँ से। कौन सी फिल्म थी? मेरे ख्याल से शिवा नाम था पिक्चर का। शिवा। जी, तो ये जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया ना, तो मुझे तो पता दुनिया में सबसे ज्यादा गाने लिखने वाले, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो उन लोगों ने फोन किया, क्योंकि मैं तो पागल की तरह लिखते ही रहा। मुझे लिखने के अलावा और कुछ जिंदगी में समझ में ही नहीं आए। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, कब जवान हो गए, मुझे कुछ याद नहीं। एक बार मेरी बड़ी बेटी, क्या नाम है उनका? संचिता, शी सेटल इन अमेरिका नाउ, वो टीचर है वहाँ। रात को एक बार लकली वो, मैं रात को पहुँचा 2:30-3 बजे, तो उसकी नींद खुली, तो ऐसा उसको लगा कि जैसे ये आदमी कहाँ थे, आज मिल गया, और जो मेरा गला पकड़ी, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। दैट डे आई क्राइड कि यार ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ मैं यार, ये बच्चे बेचारे मुझे कितना मिस करते हैं। मगर अब क्या करूं, मजबूरी ये थी कि मैं टारगेट पे था। मुझे मालूम था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे मालूम था मुझे जाना कहाँ है। अब उस रास्ते में कोई भी चीज़, मैं अपनी पत्नी को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए देता बेटा कि उस औरत ने इन 25-30 सालों में कभी कोई शिकायत की ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आके मुझे क्या मिला। चलो लकीली बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के पालने में और उनकी देख रेख में उसकी ज़िंदगी कट गई, बट मेरा प्यार तो उसको मिला ही नहीं कभी। अब जब मैं थोड़ा सा वक्फे में आया, थोड़ा गैप में आया, तब, और सब बेटा जो है, जो सबसे छोटा बेटा जो है, वो जब पैदा हुआ तो मैंने उसको बहुत टाइम दिया, क्योंकि आई मिस्ड ऑल दैट कि बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे खेलते हैं। तो अब जब मुझे टाइम मिलता है मैं इन लोगों को लेके कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। बेटियों की तो शादी हो गई, 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली संचिता और छोटी का नाम है शुचिता, बेटे का नाम है सिद्धेश। तो बड़ी छोटी लकली है बॉम्बे में, तो आती रहती है, मिलती रहती है। तो जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आप मुझे संचिता का आपसे गले लगना बता रहे थे, और मुझे वही दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है याद आ गया। उसको, वो मेरे लिए बहुत लकी मार्केटो रही है। वो जब से वो आई तब से मेरी ज़िंदगी में जो, और वो जहाँ गई, अभी जिस लड़के से उसकी शादी हुई इस वक्त वो बहुत बड़े पोस्ट पे है, इज़ द इंजीनियर। तो कई बार कुछ बच्चे जो अपना लक लेके आते हैं, और गाने जब मैंने लिखे हैं तो अपनी बेटियों को याद करके, जब मैंने बाबुल का वो गाना लिखा, कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया, बच्चन साहब ने और जगजीत सिंह दोनों ने वो गाना गाया था। वो पिक्चर चली नहीं, बट वो गाना कभी सुनना, तुम रो नहीं दिए, तो इतना अच्छा लिखा हुआ गाना है ना वो, बच्चियों के ऊपर। जी, इस फिल्म गाने की क्या कहानी है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता, धड़कन के लिए लिखा गया। इसका हुआ क्या कि नदीम मियाँ नुसरत फ़तेह अली खान के बहुत बड़े फ़ैन। ये हाल था उनका कि हम लोग जब गाना रोमांटिक बनाना होता था तो बोलते थे कि यार एक काम करो, नुसरत भाई का पहले गाना लगाओ ज़रा हम लोग सुनते हैं। तो उनके गाने सुन के तब हम उस माहौल में जाते थे कि यार अब अच्छा काम करना है तो चलो नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, मदन मोहन को सुनते हैं, एच डी बर्मन को सुनते हैं। खैर, तो लकीली ये मौका बना कि वो मुंबई आए, और उस वक़्त मैं धड़कन लिख रहा था। दिल ने ये कहा है दिल से, वो सारे गाने रिकॉर्ड हो गए थे। तो उन्होंने कहा यार नुसरत भाई आए हैं, अगर एक गाना इस पिक्चर में आ जाए तो पहले तो ये उनको मनवाना, क्योंकि वो बाहर का गाना गाते नहीं थे, मगर नदीम श्रवण के वो भी फ़ैन थे। तो हम लोग उनसे मिलने गए होटल में, तो मिले, बोले आओ आओ नदीम आओ। तो बोले कि खान साहब मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि आप मेरा एक गाना गाइए। तो बोले मगर शर्त ये है नदीम कि वो गाना मुझे पसंद आना चाहिए, अगर गाना मुझे पसंद आया तो मैं ज़रूर गाऊंगा। नदीम ने फिर गाना बनाया ये दूल्हे का सेहरा, और हम लोग लेके उनके पास गए जी। उन्होंने जब गाना सुना ना तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं गाऊंगा, मगर तुम जल्दी से जल्दी स्टूडियो बुक करो। और सनी स्टूडियो जो है ना, सनी देओल साहब का एक स्टूडियो है, उसका नाम है सनी स्टूडियो,
उसमें रिकॉर्डिंग रखी गई। और लकली वो पहली बार 100 ट्रैक्स की मशीन आई थी इंडिया, उसके पहले उतने ट्रैक्स की मशीन हुआ नहीं करती। तो वो अंग्रेज आया था वो सिखाने के लिए, रिकॉर्डिस्ट जो था, और लकली उस अंग्रेज ने इनको बहुत बार लंदन में रिकॉर्ड किया हुआ, तो उनको पता था कि नुसरत फ़तेह अली खान को कैसे रिकॉर्ड करते। अच्छा, अब इन लोगों को आदत होती नहीं कि माइक पे खड़े होके गाएंगे, इनके लिए तो तख्ता लाओ और बिछाओ और सब तैयारी, मूड माहौल बनाएंगे जैसे परफॉर्म करने जा रहे हैं। खैर वो सारा अरेंजमेंट किया गया, बैठ गए, शुरू हुए गाना। तो क्या होता है, वो माइक की प्लेसिंग कभी हिले कभी, क्योंकि चूँकि वो सही जगह पे नहीं है ना, मगर वो आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि माइक कहीं भी हो रख दो, आवाज़ मशीन में आनी ही आनी है। खैर गाते 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 जब वो लाइन जो तूने पहले ही इंटरव्यू में बोला कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, उस लाइन पे आए और रोने लगे, गाना कट हो जाए। कम से कम 150 बार, 1-2 बार नहीं, 150 बार उसी लाइन पे गाना कट हो। तो नदीम ने अंदर से बोला कि खान साहब एक काम करते हैं, कल करते हैं, आप भी थक गए होंगे, इसको कल करते हैं। बोले नदीम अगर आज ये गाना हुआ तो हुआ, वरना ये गाना होगा ही नहीं मुझसे। ये जो बुखार आया है ना, इस बुखार में ही ये निकलेगा, नहीं तो मैं फिर ये गाऊंगा नहीं। नुसरत साहब की अपनी बेटियां थी। हाँ, उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने जाके बोला खान साहब मगर क्यों आप ऐसा करते? बोले वो मैं जैसे वो लाइन आती है मुझे ये बेटी याद आ जाती। और थिएटर में तुम कभी जाके देखना, उसी लाइन पे लोग रोते हैं। तो ये थे असली कलाकार जो यहाँ से काम करते थे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता मुश्किल है। अश्कों को छुपाना लगता है। तो वो जब वो गा रहे थे, फिर जब मैं लिखने भी लगा तो मेरा भी था कि नहीं यार, नुसरत साहब गा रहे हैं तो आज इस गाने में जितनी जान है डाल दो। और गाने कंपोजिशन भी नदीम श्रवण की इतनी खूबसूरत थी कि मुझे मज़ा भी बहुत आया। पहले तो ये था कि नुसरत साहब के ऊपर सूट भी होना था गाना, बट उसके बाद वो गुजर गए, तो फिर कादर खान को गेटअप दे के फिर उन पे जैसे सूट के लुक छिपके पे ढूंढूं गली गली कहीं मिला नहीं मोरा पिया, उसमें नुसरत साहब हैं। जो बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय पे, वो तो फिर उनका म्यूजिक भी उन्हीं का था हाँ जी, उसमें। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो क्या होता है, ये वही जब आजकल के बच्चे कभी पूछते हैं ना कि कल और आजकल के म्यूजिक का फ़र्क क्या है, मैं एक ही बोलता हूँ, पहले यहाँ से काम होता था, अब यहाँ से हो रहा है। जब यहाँ से होता था तो यहाँ असर करता था, अब यहाँ से हो रहा है तो यहीं असर करके निकल जा रहा है।